नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। लगातार हमारी नजर बनी हुई है आज के दिन यानी मतदान के दिन। हर मतदान केंद्र, हर मतदान बूथ पर हमारे संवाददाता तैनात है और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कहां कैसे मत डालने जा रहा है, हर प्रत्याशी पर नजर है कि वो कहां वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तो सियासी उठापटक लगातार मध्य प्रदेश में चल रही थी, लेकिन आज वो दिन है जिसे हम असल सत्ता का फाइनल कह रहे हैं, क्योंकि आज मतदाता अपनी ताकत दिखाएगा, अपने मताधिकार का उपयोग करेगा, बटन दबाएगा और बताएगा आखिर कि उसका नेता कौन है, वो किस विधायक को चाहता है अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में। और ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं और अब तक करते भी आए हैं कि कैसे भी करके वो हर एक सीट को फतेह कर ले। और सबसे ज्यादा कोशिश कांग्रेस की थी, लेकिन उतने ज्यादा प्रयास नहीं थे। बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि 15 से 20 सीटें उनके पाले में आए। हालांकि दावा तो 28 सीटों का ही है, लेकिन 8 सीटें भी मिल जाती तो भी सरकार बची रहेगी। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी तो ही सत्ता में वापसी कर सकेगी। समीकरण बहुत कुछ कहते हैं। और इसी बीच सियासी उठापटक के साथ ही जो चुनाव प्रचार में हुआ वो भी आप सभी ने देखा, किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते दिखे, किस तरह से दावपेच चले, हर वो प्रहार किया गया, हर वो तीर छोड़ा गया जिससे मतदाताओं के बीच जो है पैठ बैठाई जा सके, उनके दिल में जगह बनाई जा सके। डोर डोर भी पहुंचे, मंचों से भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। और इसी बीच एक और खबर, डबरा से वोट डालने पहुंचे हैं प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी ने भी वोट कास्ट कर दिया और सुरेश राजे भी वोट डालने पहुंचे हैं। दोनों में संधि समधन का रिश्ता है, लेकिन जब एक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो बाकी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और राजनीति और राजनेता अलग रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी अभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं इमरती देवी और सुरेश राजे। सुरेश राजे वोट डालने पहुंचे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरेश राजे, और अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हैं। ये इमरती देवी की तस्वीर पहले आप देखिए, वोट कास्ट करने पहुंची और अपने फिंगर पर वो मार्क दिखाते हुए कि देखिए वोट विक्ट्री साइन दिखाया है। डबरा से इमरती देवी ने विक्ट्री साइन दिखाया है। कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पता है कि वो ये सीट निकाल रही हैं। कुछ इसी आत्मविश्वास के साथ इमरती देवी विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए, अपने अलग अंदाज के लिए, अपने अलग स्वभाव के लिए जाने जाने वाली नेत्री इमरती देवी, जो अब तक कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन मार्च के बाद जब तख्ता पलट हुआ तो बीजेपी में वो आ गई और अब वोट मांग रही थी कमल के फूल के लिए, जिसके बाद इमरती देवी लोगों की नजर में इसलिए भी आई क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की मीडिया ने भी उन्हें कवर किया। और क्योंकि जो आइटम शब्द का उपयोग इमरती देवी के लिए किया गया था, उसके बाद से इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया और दलित महिला को आइटम कहा, इस तरह से भी प्रचारित किया गया। तो सिर्फ इस मामले में बीजेपी ने एक ही नहीं कई निशाने किए, लगा एक तीर से। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी कार्यालय, जहां मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। बीजेपी की टीम हर सीट पर नजर रख रही है, कहां क्या चल रहा है, और यहां नादी टीवी भी मौजूद है। पूरी नजर हम भी बनाए हुए हैं कि इस मॉनिटरिंग टीम को क्या समझ आता है और वो हम अपने दर्शकों को भी बता सके। सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, बीजेपी विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसके लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर मॉनिटरिंग सेक्शन बनाया गया है, जहां पर जो खबरें आ रही है 28 विधानसभा सीटों से
मतदान को लेकर प्रत्येक खबर पर निगरानी की जा रही है। वहाँ की जो जिलाध्यक्ष हैं, जो बीजेपी नेता, उनसे बातचीत की जा रही है। अगर कहीं मतदान के बहिष्कार की बात आती है या फिर अन्य कोई खबर जो बीजेपी प्रत्याशी या बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कंट्रोल रूम में पहुंच रही है, तो उसको लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है, जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता है राहुल कोठारी जी, यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? मॉनिटरिंग सेक्शन बनाया गया है, मतदान की शुरुआत हो चुकी है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा कार्यकर्ताओं का तंत्र है, जिसके माध्यम से हमको लगातार बूथ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन सी परेशानी उत्पन्न हो रही है, सबकी जानकारी प्राप्त हो रही है। और उसको हम निरंतर, हमारी जो यहाँ पे लीगल सेल की टीम आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं हमारे सभी साथीगण, हमारे नरेंद्र पटेल जी बैठे हैं, सबनानी जी हमारे यहीं पर हैं। तो लगातार हम लोग सब इन चीजों को पहुंचाने का काम तुरंत कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इसमें तत्परता से कार्यवाही करेगा, क्योंकि कई सारी शिकायतें जो हैं वो निश्चित रूप से ऐसे मामलों को लेकर हैं जो तुरंत ही ठीक की जा सकती हैं। किस तरह की शिकायतें अब तक सामने आई? देखिए, लगातार देखा जा रहा है, कुछ जगह पर चुनाव आयोग के द्वारा बाहर टेबल नहीं लगाई गई थी, कुछ जगह पर ईवीएम शुरू नहीं हो पा रहे थे, कुछ जगहों पर मतदाता पर्ची या जो आधार कार्ड है वही मांगा जा रहा था। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी, कुछ जगह मशीन बंद होने की समस्या भी आ रही थी। हमें लगता है कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नीचे बूथ लेवल पर सतर्क है, सारी बातें जल्दी हम पर आएंगी और चुनाव आयोग से हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इनका निराकरण जल्दी करें, ताकि मतदान देकर व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग कर सके और लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपना कार्य सजगता से कर सके। कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्या पता चला, क्योंकि मतदान शुरुआत हो चुकी, किस तरह से परसेंटेज भी अच्छा है, सुबह से लोगों की भीड़ भी देखने को मिली? हाँ, लगातार हम लोग इस बात को सोच ही रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, हमारे यहाँ भी वही प्रतिशत देखने को मिलेगा। और अब देख पा रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से वोटरों की भीड़ बाहर आ रही है, उसको देखते हुए पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान होगा, क्योंकि ज्यादा वोट जब हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ देता है। अंतिम सवाल, मंदिर जा रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, शुभ कार्य का दिन है उनके लिए भी, लेकिन मंदिर आज 2020 में जा रहे हैं, इसके बाद ऐसा नहीं हो कि वो सीधे 2023 में जाएं, 21 और 22 में भी जाते रहें। ये तो थे हमारे साथ राहुल कोठारी जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, हम उन पर लीगल सेल के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। कहीं कोई शिकायत इस तरह की आती है तो उनसे कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो उनसे भी शिकायत करके कोरोना की गाइडलाइन को पालन कराने की पूरी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ। तो साफ है कि लड़ाई इस वक्त असल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, जहां अब मतदाता सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है। वो मताधिकार का उपयोग करेगा। और देखिए, सुबह से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है और मतदाता कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो वोट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग बूथों पर पहुंचे, वोट कर सके। देखिए, कोरोना काल है और उस कोरोना काल में लोगों को अपनी जान भी प्यारी है, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी आहुति देने से जनता पीछे नहीं है। कुछ और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बूथ पर पहुंच रही हैं। तो देखिए, यही तो खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। और अब हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ उनसे करा देती हूँ। देखिए, नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और अमित तावरे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हम बीजेपी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरी कोशिश उन्होंने की, पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने कि कैसे भी करके जो साख उनकी दाव पर लगी है, जो 28 सीटें उन्हें फतेह करनी है। नेहा बग्गा जी। देखिए तारुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जनता के पास कंपैरिजन के लिए 15 साल के बाद एक 15 माह की सरकार मिली थी, और आज वो बहुत करीब से देख पा रहे हैं कि एक विनम्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के तौर पर 15 साल की जो सेवा मिली थी, उससे कंपेयर कर पा रहे हैं एक अहंकारी मुख्यमंत्री से, जिन्होंने अपने ही विधायकों, अपने ही मंत्रियों के साथ चलो चलो की नीति अपनाई। आते ही 15 माह में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, चाहे वो ट्रांसफर उद्योग हो या 2-2.5 महीने के अंदर ही आयकर विभाग ने छापा जो मारा कमलनाथ जी को ओएसडी और उनके सहयोगी के यहाँ पर, वहां से 281 करोड़ मिलना हो, जनसंपर्क विभाग में चाहे 250 करोड़ का घोटाला हो, मीटर में चाहे 600 करोड़ का घोटाला हो, या फिर आईफा का आयोजन, क्योंकि हम कोरोना काल की वजह से आईफा को बार बार याद करते हैं कि कोरोना छोड़कर कमलनाथ जी आईफा आयोजन में व्यस्त थे। उसमें जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक उद्योगपति से 40 करोड़ रुपए और बिरला से 4 करोड़ रुपए की उगाही कर अपने ही एक मित्र साथी को ब्रिजक्राफ्ट जी नेहा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आकर 10 दिन में 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात करके गए।
अब कमलनाथ जी ने, क्योंकि उद्योगपति हैं, क्योंकि गरीबों को भूखा नंगा समझते हैं, क्योंकि दलित महिला को आइटम समझते हैं, तो उसी प्रकार से छल करने का काम कमलनाथ जी ने उन किसानों के साथ भी किया। आधे किसानों को सबसे पहले तो उस पात्रता से बाहर कर दिया, जो बचे उनको पीले नीले हरे फॉर्म पकड़ा दिए, बाकी जो बचे उसमें से आपने सर्टिफिकेट सिर्फ पकड़ाकर फर्जी आपने किसान कर्ज माफी कर दी। तमाम सारे इस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात हो, कमलनाथ जी अपने रुपए बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी एक भी ऐसी बेटी ला पाए जिसके विवाह निकाह पे 51,000 रुपए की बात की थी वो दी हो तो सामने नहीं ला पाए। और जो हर वर्ग को ठगने का काम किया, चाहे छात्रवृत्ति बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिया, माताओं के जो लड्डू के पैसे थे जो 4,000 रुपए बच्चा पैदा होने से पहले 12,000 रुपए बच्चा पैदा होने के बाद दिए जाते थे, सब शून्य पर पहुंचा दिया माननीय उद्योगपति कमलनाथ जी ने। चलिए, पर्याप्त समय आपके पास रहा, मैं आगे बढ़ते हूँ अमित तावरे जी के पास। अमित तावरे जी, मौका तो आप लोगों ने भी कई सारे दिए बीजेपी को इस चुनावी माहौल में, अब कैसे देखते हैं? चुनौती तो सामने है, 28 की 28 सीटें जीतना, कुछ एक भी कम होती है तो फिर जोड़ तोड़ होगा। देखिए पारुल, ये इस चुनाव में पूरे देश की नजर जो है आज लगी हुई है, और 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे जब भी पूरे देश की नजर लगी हुई है जी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करी थी तो उन्होंने ये प्रावधान किया था कि जब कोई नहीं रहेगा, जब कोई शांत हो जाएगा, उस सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में देखिए इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव हो रहा है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता ये जानती है कि ये उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है ये 21वीं सदी की जनता है, और चाहे मैं कुछ भी कहूं, नेहा जी कुछ भी कहें, मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, और उसके कार्यों का मूल्यांकन होता है 5 साल के लिए जी। और मैं जब चुनावी क्षेत्र में घूमा, कई क्षेत्रों में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी मेरी पार्टी की तरफ से, तो मुझसे वहां के लोगों ने, जो कि मतदाता हैं, उन्होंने भी पूछा कि भाई जब ऐसी व्यवस्था सिर्फ विधायकों के लिए है तो फिर जनता को भी ये व्यवस्था होना चाहिए कि यदि वो मतदान कर रहे हैं और कभी उनको कुछ गलत लगता है तो वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में भी अपना मत वापस ले सकते हैं क्या? तो देखिए हर चीज की व्यवस्था बनाई गई है, कौन काम हो रहा था, कौन काम नहीं हो रहा था। नेहा जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी, निश्चित तौर पर वो प्रवक्ता है, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा, लेकिन हमको ये देखना होगा कि संविधान ने हमको क्या शक्तियां दी हैं। 5 साल में चुनाव होते हैं, मूल्यांकन होता है, जो अच्छा काम करता है वो वापस दोबारा जनता उसको चुनती है, लेकिन खरीद फरोख्त के आधार पर, और जहां पे जिस जनता ने आपको चुना वहां से आप हजारों किलोमीटर दूर जाके बेंगलोर की होटल में बैठकर यदि ये तय कर लें सब लोग, तो ये जनता जनार्दन बहुत समझदार है और बड़ी से बड़ी संख्या में आज जो है वोट डालेगी। और 10 तारीख को जब आप परिणाम देखेंगे तो मध्य प्रदेश का आज तक ऐसा परिणाम नहीं आया होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। तावरे जी, आपने जो बातें कही हैं उसमें एक चीज ये भी कि लोकतंत्र है, संविधान मिला तो संविधान ने ये भी अधिकार विधायकों को भी दिया था कि अगर उन्हें नई पार्टी पसंद आती है तो वो दल छोड़ें, ये भी तो संविधान में था, तभी मुमकिन हो पाया। और दूसरी चीज ये भी कि जो मुद्दे आप लोगों ने कहे कि आपके पास समय नहीं था काम करने का, उस टॉपिक को तो बहुत पीछे ही छोड़ के आप लोग आगे बढ़ गए थे, आप लोग बयानबाजियों पे आ गए थे। आप लोगों ने कहा काम को लेकर बात की, आप लोगों ने कहा जो किया वो बताया, या जो लिस्ट सौंपी थी उसके बारे में बात की, कर्ज माफी की बात की, जो प्रचार एंड 1 महीने में आया उसमें तो बयानबाजियों का दौर ही चला। तो काम आपने किया या नहीं किया वो तो आप लोग बहुत पीछे छोड़कर आ गए थे। जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी, जो विश्लेषण में बातें सामने आ रही हैं, उसमें आप लोग फंसते हुए नजर आए हैं। देखिए आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी हर सभा में माननीय कमलनाथ जी ने सीधे शिवराज सिंह चौहान जी को चुनौती दी है। हर सभा में उन्होंने बोला कि आप तो मुझे समय बताएं कहां पर बैठना है। आपका 15 साल का कार्यकाल और मेरा 15 महीने का तो नहीं, 11.5 महीने जो काम के लिए मिले थे, एक बार बहस हो जाए और जनता के सामने एक बार बहस हो जाए, आप समय बता दें कहां पर बैठना है। सिर्फ मंचों से झूठ बोलना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आप बताइए कि ये लगातार किसानों की जो बात करते थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है। किसी भी राज्य में विधानसभा से बड़ी कहीं कोई भी जगह नहीं होती है, ये लिखित में इन्होंने स्वीकार करा है।
ठीक है, उससे पहले सावरी जी कहाँ गलती मानते हैं, कहाँ चूक मानते हैं कि सरकार नहीं संभल पाई? देखिए, कोई संभलने या ना संभलने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो नीति और नीति में विश्वास करने वाली पार्टी है। कमलनाथ जी ने जैसा कि कहा कि मुझे पहले से पता था कि खरीद फरोख्त लगातार चल रही है, और हमारा ये मानना है कि हम खरीद फरोख्त की सरकार नहीं बनाएंगे, हम सौदे से बनी हुई सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता का जो भी निर्णय होगा वो हम शिरोधार्य करेंगे। ठीक है, जनता का निर्णय तो शिरोधार्य होता है, सबको स्वीकारना ही होगा। लेकिन नेहा जी, जैसे कि कहा कि भाई आपने समय नहीं दिया, और कमलनाथ जी भी कह चुके थे कि मुझे तो पहले से पता था कि खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, और जिन्हें बिकना था वो बिक भी गए। देखिए, जब अपनी नाकामी छुपाने की बात आती है तो ये बात करते हैं खरीद फरोख्त की। जब सत्ता इनकी केंद्र से हिली है पारुल जी, तब कांग्रेस पार्टी का राज्यों में यही हाल हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो ट्विटर के माध्यम से सरकार चलाता था, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने में विश्वास रखता था, जिसने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, जो 15 माह में कभी भी वल्लभ भवन से बाहर निकल के जनता से संवाद करने के लिए नहीं पहुंचा। आप देखिए, हाल ही में इन 28 उपचुनाव में कमलनाथ जी एक सभा करने सागर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने जवानी के कसीदे पढ़े और क्या बताया कि 35 साल के बाद मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस विधानसभा में आया हूं। छिंदवाड़ा में एक सभा करने के लिए गए, वहां पर अपने ही विधायक को बता दिया कि नेता तो इसके पिताजी होते थे, ये तो फोकट का विधायक है। ग्वालियर गए तो ग्वालियर में जाके कह दिया कि मैं 15 माह के बाद ग्वालियर चंबल की धरती पर आया हूं। और कल जब चुनाव प्रचार थमने के बाद वो पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यालय पहुंचे तो लगभग 22 महीने के बाद उस कक्ष के अंदर गए थे। तो एक ऐसा राजनेता जो ड्राइंग रूम से ही तय करता हो कि जनता के हित में क्या है, जो अपने विधायकों को और मंत्रियों को मिलने का समय ना देता हो। जब भी विधायक, मंत्री या कार्यकर्ता समय मांगते हो तो कमलनाथ जी अपनी घड़ी दिखाकर कहते हैं चलो चलो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 26 घंटे कहां से निकालूं। तो ये जो अहंकार रहा और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने आदतन, क्योंकि संगठन तो है नहीं, नीतियां तो है नहीं, और संगठन चलाना किस प्रकार से है उस पर कोई विचार करने वाला भी नहीं जी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे कमलनाथ, उनके बेटे बीच में आ गए थे स्वयंभू नेता जो कह रहे थे कि युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अगर आप अपने घर को संभाल नहीं पाते, आप भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंचा देते हैं कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं बचता, चाहे जनसंपर्क हो, चाहे आपके ओएसडी के घर पर आयकर विभाग का छापा हो, चाहे मीटर घोटाला हो, चाहे आईफा में उगाही का काम हो, चाहे अपने उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने की बात हो, या फिर छिंदवाड़ा में अधिक पैसे देने की बात हो, और बाकी अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए आप कह दें कि यहाँ पर तो पैसा नहीं है, खजाना खाली है। तो ये सारी नीतियां, अगर आप अपना घर नहीं बचा पाएंगे, भ्रष्टाचार को एक तरीके से आप चरम पर पहुंचा देंगे, तो जो विधायक है देखिए सम्मान के लिए खड़े होंगे, दल बदल तो दोनों ही तरफ से हुआ है, होंगे। दल बदल तो दोनों ही तरफ से हुआ है। अगर उनकी पार्टी के आपकी पार्टी में आए तो आपकी पार्टी के उनकी पार्टी में भी गए हैं, तो क्या दोनों ही जो लोग इधर उधर गए हैं उन्हें अपनी पार्टियां पसंद नहीं आ रही थी, उनके काम पसंद नहीं आ रहे थे? देखिए, एक मूल अंतर है जी। दल बदल अक्सर होता है जब चुनाव आते हैं, और ठीक है कि अगर आप एक राजनीति के जीवन में है तो आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, कई बार आपको टिकट नहीं मिले तो आप उस वजह से दल बदल करते हैं। पर कांग्रेस से जो साथी छोड़कर आए थे वो इसलिए छोड़कर आए थे क्योंकि कमलनाथ जी ने सबसे पहले 2 लाख रुपया किसानों की कर्ज माफी पर किसानों से छल किया। एक भी युवा ऐसा खड़ा नहीं कर पाए कमलनाथ जी 15 माह की सरकार के दौरान, जैसे 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया, छात्रवृत्ति का पैसा रोक दिया, लैपटॉप देना बंद कर दिया, माताओं बहनों के मुंह से अन्न छीन लिया। लेकिन कल उन्होंने कहा कि आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, उनका कमलनाथ जी बार बार क्या पूछ रहे थे, पारुल जी हमसे क्या भूल हुई, तो उनको बताया कि उनसे क्या भूल हुई, किसानों की कर्ज माफी नहीं की। ये कहने वाला कौन? उनकी ही पार्टी के विधायक लक्ष्मण सिंह जी।
उनको भ्रष्टाचारी माफियाओं को राज बताने वाला कौन? उनके ही पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर उमंग सिंघार, गोविंद सिंह, जिन्होंने कहा कि घबराहट होती है, डर लगता है, पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही क्योंकि माफियों का राज इतना ज्यादा हो गया है, उनको संरक्षण दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का मिल रहा है कि मेरी भी कोई नहीं सुनता। कौन थे ये? मंत्री थे, कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री थे। और इस प्रकार से तमाम सारे नेताओं ने लगातार आवाज उठाई है। सिंधिया जी को ले आइए, सिंधिया जी ने कहा कि अगर आप किसानों की कर्ज माफी पर छल करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कहा आ जाइए, वो तो सड़क पर आए, पर कमलनाथ जी की पूरी सरकार को सड़क पर ले आए। तो ये जो मूल अंतर है, ये जनता समझ रही है कि आप उद्योगपति हो सकते हैं, आपके पास सोने का महल हो सकता है, आप अहंकारी हो सकते हैं, आप गरीबों को भूखा नंगा कह सकते हैं, आप एक दलित महिला को आइटम कह सकते हैं। और जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्यों किया? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, क्योंकि विकास का कोई एजेंडा नहीं था, क्योंकि 15 माह में इतना भ्रष्टाचार किया कि कोई भी ऐसी जो अमित तावरे जी ने भी कहा कि सदन में आप ही की सरकार में मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकारा कि कर्ज माफी हुई है और इसे भी इन्होंने प्रचारित किया, तो उसका भी सत्य सामने नहीं आया। देखिए, सत्य सामने रखा है, कमल पटेल जी के भी उस पर बयान आए हैं। जो इन्होंने धांधली करी है, जिस प्रकार से कागजों में कर्ज माफी दिखा दी है, वो आज जनता के सामने, किसान स्वयं सामने आके कह रहा है, जिसके 10,000 20,000 के कर्ज हैं, वो भी ये बता रहे हैं। आप लोग की रिपोर्ट में भी लगातार दिखाया गया चुनाव प्रचार के दौरान कि उनका तक का कर्जा माफ नहीं किया है। और ये बताइए कि जो फिल्टर लगाने का काम इन्होंने किया, जब कर्ज माफी की थी, पारुल जी आपके साथ ही मैं शुरुआत में चर्चा में बैठी थी, जब नई नई कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने तब से ही चर्चा में ये सामने रखा था जनता के कि भैया आपने क्या कोई पैरामीटर रखा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी इस शर्तों पर होगी? 15 महीने में कर्ज माफी नहीं कर पाए, पीले नीले हरे फॉर्म पकड़ा दिए। कई बार हमने 15 माह की सरकार में ये चर्चा की है। आधे से ज्यादा किसानों को पात्रता से हटा दिया गया, जिनको रखा उनको डिफॉल्टर कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि वो किसान आस लगाए बैठा था कि हमारी कर्ज माफी होगी, इस वजह से उसने पैसा बैंकों में जमा नहीं किया। आगे उसकी हालत जो इनने करी है, जिस तरीके से किसान को मजबूर किया है, जिस तरीके से छल किया है। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भी कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में हो सकता था, लेकिन फिर राह भटकते भटकते हम आइटम और तमाम जैसे शब्दों और ऐसे भी शब्द जिसका तो उपयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों की तरफ हमारे मध्य प्रदेश की सियासत बढ़ने लगी। तावरे जी, कर्ज माफी को लेकर ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी होगी। वो बयान सबने सुना और सभी को याद है। यही पकड़ लिया बीजेपी ने आपको कि आपने जो कहा वो नहीं निभाया। अब आप भले ही किश्तों में करते रहिए, लेकिन जो कहा वो तो नहीं किया ना आपने। तावरे जी, देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वल्लभ भवन पहुंचने के बाद सबसे पहली यदि फाइल साइन हुई थी माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, तो किसानों के पक्ष में फाइल हुई थी जी। और ये लोग लगातार झूठ बोलते रहे, इनके तो मुख्यमंत्री झूठ बोलते रहे। मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बंगले पर जाकर हमने पूरी लिस्ट सौंपी थी और विधानसभा में इनके कृषि मंत्री ने जो स्वीकार करा है वो तो लिखित में है, वो तो आप और मैं आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे तो वो आपको और हमको भी मिल जाएगा, इसमें कौन सी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो लड़ेगी झूठ बोलकर, लगातार झूठ बोलकर कि भाई इसका अपमान हो गया, इसका सम्मान हो गया। अरे भाई, मध्य प्रदेश की जनता को इन सब से मतलब नहीं है। आप तो ये बताइए, 5 साल के लिए चुनी गई थी सरकार, 11.5 महीने का हमारा कार्यकाल था, 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा हमने माफ किया। और आपके जो मिलावट राम जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में शुद्धि का युद्ध जो है चालू किया था, ये आपके चैनल ने क्या पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने? मैं लौटती हूँ तावरे जी, खबर आ रही है अपने दर्शकों को। सबसे पहले अपडेट हम दे रहे हैं, जैसे कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि सबसे पहले अपडेट हम देंगे, रुकना पड़े तो रुकेंगे। नेपानगर से एक खबर, मतदान का बहिष्कार हुआ है नेपानगर में, चुनाभट्टा एरिया में मतदान का बहिष्कार। नगरपालिका परिषद में जन समस्याओं को नजरअंदाज करने को लेकर यहां के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। काफी अच्छा वोट बैंक है इस एरिया का, जिन्होंने बहिष्कार की बात कर दी है। हालांकि पहले से भी ये लोग संकेत दे रहे थे कि भाई हमारी समस्याओं का निदान कीजिए,
तो ये खबर इस बात को जीवित करती है कि सिर्फ आपके बयानों पर ही चुनाव नहीं हो रहा है, मतदाताओं ने अपनी समस्या को आगे रख दिया है और वो कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया है, इसी वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस तस्वीरें हैं, बूथ खाली, लोग नहीं पहुंचे, बहिष्कार किया है इन्होंने। इनकी समस्याओं को नगरपालिका परिषद ने नजरअंदाज किया तो इन्होंने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया। चलिए, तो तावरे जी, सवाल यह था कि 10 दिन में कर्ज माफी आपके नेता ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, और उसी को लपका बीजेपी ने। अब आप किश्तों में उसे बता रहे हैं कि हमें तो समय नहीं दिया, हम तो 5 साल में कर ही देते, लेकिन 5 साल का वादा नहीं हुआ था। यही तो मुद्दा पकड़ लिया बीजेपी ने और ढोल बजा बजा के बीजेपी इसी बात को कह रही है। इसमें फंस गए थे सर आप? सवाल ये था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के पक्ष में बात करने का कोई हक नहीं है। मंदसौर में किस तरीके से किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। और आज जो नेता जो शिवराज जी और सिंधिया जी जो गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तभी सिंधिया जी ने कहा था कि शिवराज जी आपके हाथ जो है वो किसानों के खून से रंगे हुए हैं। और इन्हीं शिवराज जी ने कहा था कि झांसी की रानी की कहानी किस तरीके से सिंधिया परिवार को जो कहा गया था वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। लेकिन अपने अपने स्वार्थों के कारण आज ये जो ठग बंधन इन्होंने बनाया है वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है और ये मूल मुद्दों से भटका रहे। अब ये लोग कहते हैं कि भाई इमरती देवी जी को ये कह दिया, तो आप ये बात बताइए कि आपके बिसाहू लाल जी ने जो बयान दिया था, मैं तो क्या आपके चैनल पे उस भाषा का प्रयोग कर सकता हूं? अनादि चैनल के दर्शक इस चीज को स्वीकार कर पाएंगे? मैं तो ये बोलना चाहता हूं, जैसे मेरी बहन ने बोल दिया कि इमरती देवी जी को आइटम कहा, लेकिन मैं बिसाहू लाल जी का जो शब्द है वो क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों के सामने? इतना निम्न स्तरीय शब्द का प्रयोग किया। क्या इन्होंने बिसाहू लाल जी के खिलाफ कार्रवाई करी? इस बात को दर्शक भी मानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या होना चाहिए और जितना भी निम्न स्तर हो सकता है बयानबाजी का मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में हमने देखा है, इसमें नो डाउट आप इस चीज को कह सकते हैं। और नेहा जी, इसको तो हम भी मानते हैं कि जो चुनावी समय में बयानबाजियां और जो बातें और शब्दों का उपयोग किया गया, पुराने वीडियो भी खंगाल के बाहर लेकर आए कि साहब ये इसने ऐसा कह दिया, पता चला वो वीडियो पुराना था, तमाम चीजें। अब ये बात है कि कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि वो जो विधायक हैं जो दल बदल करके आए हैं, अब विधायकी का चुनाव दोबारा से लड़ रहे हैं, उनको घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। नेहा जी, उनको कहा जा रहा था कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं घुस सकते, किस मुंह से आए हो? अब इस तरह के शब्दों का भी उपयोग किया गया। नेहा जी, देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि चैनल बहुत ही जागरूक चैनल है और उसके मतदाता भी बहुत जागरूक है। तो 28 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर वोटिंग है, मैं अपील करना चाहूंगी कि जो अभी तक नहीं निकले अपने घर से वो सबसे पहले जाके मतदान कर आए। और दूसरी बात ये कि देखिए, ये परसेप्शन ये खुश होने के लिए कांग्रेस के लिए ऐसा हो सकता है कि जो प्रत्याशी हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का तो ये लंबा इतिहास है। मैंने आपसे कहा कि जब केंद्र में सत्ता से ये जाती है कांग्रेस पार्टी, इनका प्रदेशों में नेतृत्व कमजोर होता है। ये बता दें, ये बिकाऊ कहते हैं तो ये बता दें, शीला दीक्षित इनकी पार्टी छोड़ के गई थी, बिकाऊ थी क्या? प्रणब दा छोड़ के गए थे, बिकाऊ थे क्या? शरद पवार छोड़ के गए, बिकाऊ थे क्या? हेमंत विश्व शर्मा छोड़ के गए, बिकाऊ थे क्या? और बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस छोड़कर गए थे, क्या वो बिकाऊ थे? बसपा का आपने समर्थन राजस्थान में लिया है, वहां आप क्यों नहीं बताते कि आपने कितना पैसा देकर उनको खरीदने का काम किया है? तो ये सिलेक्टिव आउटरीच, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस पार्टी की, ये जनता भली भांति समझती है। और जिस प्रकार से आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार चलाने में अक्षमता दिखाई है, सरकार के लेवल पर भी और संगठन के स्तर पर भी, ये जनता के सामने है। एक अहंकारी मुख्यमंत्री जो अपने ही नेताओं को समय ना देता हो, चलो चलो घड़ी दिखाना और इस प्रकार का व्यवहार करता हो, जो लगातार, और आपने कई मुद्दों की बात, तो आपने किसान कर्ज माफी पर सवाल पूछा था अमित तावरे जी से, इन्होंने दोबारा से कन्वर्ट करके वही किया जो ये पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे थे। अब शब्द ये वापस आ गए उसी भाषा पे, उन्हीं चीजों पे। इनके पास जवाब नहीं है कि 10 दिन का कह के आपको 15 महीने आखिर क्यों लगे? अगर आप वो 10 दिन में कर देते तो ये किसानों का आक्रोश, ये आपके जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये मंत्रियों का आक्रोश, ये कभी सामने आता ही नहीं। आपकी सरकार बनी थी, आपकी सरकार चलती रहती।
भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार तोड़कर ही चलानी होती या जोड़ तोड़ की राजनीति करके चलानी होती तो हम विपक्ष में बैठना कभी भी स्वीकार नहीं करते। पारुल जी, जनता भी जानती है, आप भी जानती हैं कि मत जो है सबसे अधिक मिले थे तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नेहा जी, पहली बार तो नहीं हुआ जब जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई हो। इतिहास गवाह है इस बात का। आप लोगों ने भी कई राज्यों में जोड़ तोड़ किया, इस मामले में तो एक दूसरे को कोसे। यहाँ पे परिस्थितियां नहीं पारुल जी, कोसने का सवाल नहीं है, यहाँ पे परिस्थितियां बिल्कुल अलग रही हैं। मैंने आपको बताया, आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की जनता में कितना भय होगा कि 15 महीने के अंदर एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसमें इन्होंने फ्रॉड ना किया हो, जिसमें इन्होंने योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया हो, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने गरीबों का हित छोड़कर अपना हित, अपने उद्योगपति मित्रों का हित साधने का काम स्ट्रैटेजी। मैं आती हूँ आपके पास नेहा जी। अमित तावरे जी, कमलनाथ जी का वर्किंग स्ट्रैटेजी, उनका लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था, विधायकों से वो मिलते नहीं थे, यही सारी चीजें थी और जनता के बीच वो नहीं पहुंचते थे। ये कहा जाता था वल्लभ भवन मंत्रालय से ही पूरी सरकार चल रही थी। ये तमाम चीजें, और अभी भी जैसे कि नेहा जी ने गिना दिया कि भाई वो तो कहते हैं मैं 35 साल बाद ग्वालियर आया, वो कहते हैं कि मैं 22 महीने बाद पीसीसी के इस कक्ष में आ रहा हूँ। ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि शायद क्या उनकी कार्य प्रणाली या उनका काम करने का जो तरीका था उससे भी जो विधायक जिन्होंने छोड़ा वो परेशान थे। जबलपुर से एक खबर आ रही है, तावरे जी मैं आपका जवाब लेती हूँ, आप कहिएगा, मैं माफी के साथ रोकती हूँ। जबलपुर से एक खबर आपको बता देते हैं, चुनावी लिहाज में और अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। विवेक तनखा ने वीडी शर्मा की शिकायत कर दी है। विवेक तनखा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, तनखा जी ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की अपील की है। तो जबलपुर से एक खबर, विवेक तनखा साहब ने वीडी शर्मा साहब की शिकायत कर दी। मतदान के 48 घंटे पहले वोट करने की अपील का आरोप लगाया है। ये प्रचार प्रसार में आता है, इसलिए गुजरात चुनाव में राहुल गांधी को नोटिस का हवाला दिया कि उन्होंने भी इसी तरह से किया था तो उन्हें नोटिस मिल गया था, वीडी शर्मा जी पर कार्रवाई हो, इस तरह की शिकायत विवेक तनखा साहब ने कर दी है। भाई प्रचार प्रसार थम गया तो अब क्यों वोट की अपील कर रहे हैं? इससे पहले राहुल गांधी जी ने की थी तो उन पर भी कार्रवाई हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत की विवेक तनखा साहब ने, वीडी शर्मा जी पर कार्रवाई। चलिए इस पर भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले अमित तावरे जी से जो बात कही थी कि क्या वाकई कमलनाथ जी की जो कार्यप्रणाली थी, जो वर्किंग स्ट्रैटेजी थी उनकी, उसे विधायकों ने पसंद नहीं किया या परेशान हो गए थे कि उनसे मिलने का समय नहीं मिल रहा था। वो ये समझने लगे थे कि छिंदवाड़ा ही कमलनाथ जी के लिए सब कुछ हो गया है। यही एक दिक्कत थी या कुछ और भी समस्याएं लगती हैं आपको? क्यों सिंधिया जी एकदम से कांग्रेस के लिए वोट मांगते मांगते बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए आ गए? क्यों वो तमाम 22 विधायक जो अब तक कांग्रेस से हुआ करते थे मार्च के बाद कमल के लिए वोट मांगने लग गए? देखिए, सबसे पहले मैं नेहा की बात का जवाब दे दूं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, तो मैं ये उनसे जानना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट जी का घोटाले जो है वो बताना चाहिए इनको। गोविंद राजपूत जी के राजस्व मंत्री थे, उसके बारे में बताना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी जी थे, उनके बारे में बताना चाहिए। महिला विकास मंत्री भरती देवी जी के बारे में बताना चाहिए। प्रद्युम्न तोमर मंत्री थे, उनके बारे में बताना चाहिए। इन सारे विभागों में क्या क्या घोटाले हुए हैं ये इनको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, सिंधिया जी पहले कांग्रेस के लिए वोट मांगते थे, अब बीजेपी के लिए मांग रहे थे। कल मैंने फिर देखा उनका एक वीडियो आया जिसमें वो फिर से कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिख रहे हैं। और रही बात की, जैसा कि नेहा ने कहा कि और भी लोग जो छोड़कर गए कांग्रेस क्या वो गद्दार थे। मध्य प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक जो है अपने प्रदेश से जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता के होटल में रुकते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हुए दिखते हैं। और जब वो मध्य प्रदेश वापस आते हैं तो उनके विशेष विमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते हैं। और मध्य प्रदेश की भी यदि बात की जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बिकाऊ और टिकाऊ के बीच चुनाव हो रहा है। जैसा जो आप लोगों ने भी कहा है कि यहाँ के भी नेता गए, वहां के भी नेता गए, तो भाई हमारे यहाँ जो नेता हैं वो उनके जाने से कौन सी चुनी हुई सरकार गिरी है? कौन से विधायकों ने हमारे पाले में आए हैं? इनके पार्टी जो है, आप देखिए जब से 2014 से केंद्र में सरकार इनकी बनी है तो इन्होंने तो वहां भी सरकार बना ली है जहां पर इनका एक विधायक बस है, वहां भी इनके मुख्यमंत्री रहे।
तो जनता जनार्दन है, ये सब कुछ देख रही है। आज 3 तारीख को मतदान करेगी और 10 तारीख को आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रही बात कमलनाथ जी जो है, वो उनकी एक बात है कि वो मुझे पारुल जी मुझे मुझे बस 10 सेकंड का मैं समझ लूंगा। ये लोग कहते हैं कि भाई चलो चलो की बात करते थे, तो कमलनाथ जी उन लोगों को चलो चलो कहते थे जो माफिया को लेकर साथ में आते थे, उनको चलो चलो कहते थे। और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो लगातार ऐसे लोगों को चलो चलो वो कहेंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर काम करते थे। और नहीं, तो अभी डिसाइड कर लीजिए ना, ऐसे कौन चेहरे हैं उनको अभी खत्म कर दीजिए। क्यों फिर इलेक्शन लड़ने के लिए चुनाव में उतार दिया है? ऐसा अगर कोई संकेत है कि फिर कोई आएगा माफिया को लेकर फिर चलो चलो कहेंगे, तो यही खत्म कीजिए ना इस बात को। कमलनाथ जी को तो ऐसा लोगों को चाहिए था। ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई चलो चलो करते थे। आप एक बात बताइए, तुलसीराम सिलावट जी सारे कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहते थे मुख्यमंत्री के साथ, तब उनको समझ में नहीं आया। फिर अगर ऐसा कोई 11.5 महीने तो चलो चलो उनको समझ में नहीं आया, फंस गए आप अपनी बातों में। बेंगलोर जाने के पहले जब हरियाणा में निर्दलीय विधायकों को जयवर्धन सिंह जी लेकर आए थे, और जब सिंधिया समर्थक सारे विधायक जब वापस भोपाल आ गए थे, तो उनके बयानों की हेडलाइन थी कि भाई सिंधिया जी ने कहा है कि सरकार के साथ डटे रहना है, वो 5 साल तक सरकार को चलाना है। ये इनके पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत जी का बयान था। ये आपने हमने सबने देखा है। तो आखिर जनता जनार्दन ये सब कुछ देख रही है। मैं फिर से कहूंगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह लें, कांग्रेस के नेता कुछ कह लें, मीडिया कुछ कह लें, लेकिन जनता ये देख रही है कि ये जो लगातार लाइन में हमको 15 महीने नेहा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। जितने आपके पास आए हैं पलटकर कि अब वो बीजेपी के हो गए हैं, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, ये दरअसल आते थे माफियाओं को लेकर, तावरे जी का कहना है, और इसलिए उनको चलो चलो कह दिया जाता था। यानी स्वीकार कर रहे हैं कि चलो चलो कहा है विधायकों को, अब रीजन जो भी रहा हो, तो यानी ये तो माफियाओं को शय देने वाले लोग हैं जो आपकी पार्टी में आ गए हैं। मैंने नेता कहा ही नहीं है। मैंने कब कहा कि नेता, मैंने कब कहा कि विधायक? मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कमलनाथ जी ने लगातार माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, और माफिया के खिलाफ जब अभियान चलाया तो किसके नेता लगातार पकड़े गए थे, आपने हमने सबने देखा है। अरे सर, आप किसको इससे परेशानी हो रही थी? ठीक है, किसने जो भी है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था हमारी सरकार ने, तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ के कलेक्टर कमिश्नर को क्या धमकी दी थी, आपने और हमने सबने देखा। वो तो बल्ला भी चला था, सबको याद है। आगे बढ़िए, नेहा जी के पास समय थोड़ा कम है, जल्दी से नेहा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जी नेहा जी। देखिए पारुल जी, ये पार्टी वो है कि कितना आप झूठ छुपाएंगे, झूठ जो आपका सच है वो सामने आ ही गया है। आप कितना भी झूठ बोल लें, सच बहुत लंबे समय छुपाया नहीं जा सकता। और तावरे जी ने स्वीकार कर लिया है कि कमलनाथ जी चलो चलो करते थे अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से उनके जो नेता है वो ही नहीं छिटके, कांग्रेस पार्टी का आला कमान ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस को अनाज छोड़ दिया है, वो भी छिटक गया है। आप स्टार कैंपेनर्स उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश नहीं आए, प्रियंका गांधी 2 दिन पहले अखबारों में छपा था, कमलनाथ जी का जो आइटम वाला बयान था उससे नाराज होकर वो मध्य प्रदेश नहीं आई, अशोक गहलोत वो नहीं आए, और लंबी फहरिस्त केंद्रीय नेतृत्व की जिसमें से एक भी मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा। इनके स्टार कैंपेनर कौन रहे? आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनकी भाषा का स्तर इतना निचला कि जनता ने भी उन्हें सुनना देखना पसंद नहीं किया। आप देखिए इनके स्टार कैंपेनर, इस बारे में तो किसी का भी नाम मत लीजिए, बयानबाजी किसी ने अच्छी की है। जो गिरता स्तर है उस पर यहाँ से एक बार हुआ तो यहाँ से डबल बार हुए हैं। आप इनके स्टार कैंपेनर्स तो देखिए, एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन, दूसरी तरफ आतंकियों का समर्थन करने वाले आरिफ मसूद, तीसरी ओर जो इनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर रहे वो फूल सिंह बरैया, जो स्वर्ण समाज की महिलाओं के लिए इतनी गंदी, इतनी घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे जनता में आक्रोश है। तो अब मुद्दे जो हैं वो इनकी भाषा के साथ साथ इनके आचार, इनके विचार, और जिस प्रकार से 15 माह में इनने भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाया, इन सबको कैलकुलेट कर जनता उसके साथ जाएगी जो विनम्र है, जो विकास के एजेंडे के साथ चलता है, जिसके पास नेता भी है, नेतृत्व भी है, संगठन भी है, जनता के लिए योजनाएं भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अहंकारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो वापस अपना झोला लेकर बंगाल की ओर कूच करेंगे। चलिए नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बातों का जवाब लेकिन जरूर मैं तावरे जी से ले लूंगी। तावरे जी,
तो सीटों का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बहुत कम सीटें बीजेपी को चाहिए, 1/3 ही ओनली। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को इसके सामने चुनौती की पूरी सीटें उन्हें जीतनी है। नेहा जी की बातों के साथ इस सवाल का भी जवाब, कैसे पार पाएंगे? देखिए, ये जो चुनाव जिन मुद्दों पर हो रहा है और मध्य प्रदेश की जनता ने हमारा 11.5 महीने का जो कार्यकाल देखा है जी, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि 100 सीटें भी चाहिए होती तो जनता कांग्रेस को कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो 100 सीट जिताती। हर मुद्दे पर हमने काम किया। कमलनाथ जी के प्रति लोगों में विश्वास है, कमलनाथ जी की नीति और रीति में सबको विश्वास है जी। भारतीय जनता पार्टी कितना ही बवंडर मचा ले, वो बयानों की बात कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कमलनाथ जी ने किस तरीके से जनता के लिए काम किया है। आप देखिए, शिवराज जी ने, जो कि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, 15 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, उसमें वो एक इमोशनल बात करते हैं कि यदि मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हो तो भाई इनको जिताना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी अपना जो है थैला उठाकर चल दूंगा। आप अपने कामों के बारे में नहीं बताते हो। आपकी वजह से 15 साल में व्यापक घोटाले की बात करें, चाहे ई टेंडरिंग के घोटालों की बात करें, ऐसे सैकड़ों घोटाले में आपके चैनल पे यदि बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। किस तरीके से मध्य प्रदेश का युवा जब जो है पढ़े लिखकर अपनी डिग्री लेकर जब निकलता है मध्य प्रदेश में, क्यों उसको एक भी कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई कंपनी यहां पर नहीं दिखती है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आप ऐसा कोई भी आप जॉब के लिए आप कोई बड़ी कंपनियां नहीं ला पाए? क्यों उसको अपने माता पिता को तो छोड़कर जो है बेंगलोर, दिल्ली, बंबई में है छोटे से पैकेज पर जाना पड़ता है? हाँ। आप भी युवा है, मैं भी युवा हूं, इस बात को हम लोग समझते हैं। 15 साल में आप चाहते तो मध्य प्रदेश का पूरा की पूरा नक्शा आप बदल सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ जो है खनन में और अपनी पार्टी के नेताओं को सिर्फ मोबिलाइज किया। और मध्य प्रदेश का जो एक वोटर है, जो सामान्य मतदाता है, जो सोचकर उसने आपको 3-3 बार कुर्सी पर बिठाया, उसके लिए आपने क्या किया? जब कांग्रेस में विश्वास किया, कमलनाथ जी पे विश्वास किया, जनता ने वोट दिया, 2018 में हमारी सरकार बनी, 11.5 महीने का एक शानदार हमारा कार्यकाल रहा। चूंकि हमें सौदेबाजी की सरकार नहीं बनाना थी, हमें यह विश्वास था कि चुनाव यदि होगा तो जनता हमारा साथ देगी, इसलिए हम जनता की अदालत में गए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 10 तारीख को जब निर्णय आएगा, हो सकता है आपके चैनल पे फिर आप और हम साथ बैठें, आप और हम देखेंगे किस तरीके का एक ऐतिहासिक निर्णय जो है जनता ने दिया है। ठीक है तावरे जी, लेकिन अभी जब हम सुबह से पोलिंग बूथ पर हमारे जितने भी हमारे संवाददाता थे वो मौजूद थे, उनमें से कुछ जब वोटर्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो वोट मोदी जी के नाम पर देंगे, हम तो वोट राम मंदिर के नाम पर देंगे। तो आप भी अगर आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णय आएगा और उसमें से मान लीजिए 30 से 40% वोटर ही मध्य प्रदेश का ऐसा है जो राम मंदिर और मोदी जी को वोट करने जा रहा है, तो फिर सर ऐतिहासिक निर्णय कैसे हो जाएगा? आपके पास कोई ऑथेंटिक है कि 30 से 40% ऐसे लोग देंगे ही? ये तो देखिए आपका विचार है, कुछ लोगों से आप मिले, अपवाद हर जगह नहीं, हो आप सकता लोगों है। का भी विचार था, इसलिए हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप लोग भी मुड़े। आप लोगों ने भी कमलनाथ जी का हनुमान भक्त बताया, राम भक्त बताया। क्या ये गलत है क्या? पारुल, मुझे नहीं पता कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है या हिंदुत्व क्या होता है। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ अपने परिवार में, मैं सुबह उठता हूँ जब, तो जैसे ही सारी चीजों से फ्री होता हूँ उसके बाद मैं पूजा करता हूँ। अभी भी मैं पूजा करने के बाद ही आपके चैनल पे बैठा हूँ। लेकिन मैं ये चैनल पे ये क्यों बताऊं कि भाई अमित तावरे कौन सी पूजा करते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो ये कोई जरूरी बात नहीं है। ये आपका और मेरा विषय व्यक्तिगत विषय है, धर्म एक आस्था का विषय होता है, ना कि प्रचार का विषय होता है। मुझे लगता है जिस तरीके से कमलनाथ जी के बारे में ये लोग बात करते हैं, हमने सबने देखा है छिंदवाड़ा में किस तरीके की एक विशाल प्रतिमा हनुमान जी की उन्होंने बनवाई है। तो कहीं ना कहीं लेकिन इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि मैं धर्म को मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। पोस्टर भी लगा था सर पीसीसी में, पोस्टर भी आस्था का विषय होता है? पोस्टर भी लगा था सर, पोस्टर पीसीसी के बाहर पोस्टर भी लगा था, याद होगा आपको? नहीं, पोस्टर यदि किसी कार्यकर्ता ने अपने नेता के प्रति लगाया है तो उसका ये अपना भाव हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी राजनीति ही धर्म पर टिकी हुई है। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक की ऐतिहासिक निर्णय आपने कहा, फिर वही सवाल कि अगर 20-30% वोटर भी अगर राम मंदिर और मोदी जी के नाम पर वोट करता है तो ऐतिहासिक निर्णय कैसे आ जाएगा? आपकी जो जिन्होंने कैंडिडेट है उनमें से कई तो ऐसे हैं जो दल बदल करके आए, कई ऐसे हैं जो 2-3 बार के हारे हुए हैं। मैं कैसे मान लूं 20-30% लोग यदि ऐसा सोच रहे हैं? मैं तो ये मानूंगा कि जो आपके चैनल ने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा।
मैं तो ये मानूंगा दोनों जो चीजें दिखाई वीडियो हैं। में देख रहा हूँ, जो वीडियो में देख रहा हूँ कि वहां के प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया, वहां के प्रत्याशी के परिवारों से, बेटों से, उनकी धर्मपत्नियों से पूछा कि भाई आपने चलती हुई सरकार को क्यों गिराया, क्यों आखिर आपकी वजह से जो है जनता का करोड़ों रुपया फिर से बर्बाद होगा चुनाव में। आप देखिए ये चुनाव में करोड़ों रुपया तो इससे तब भी ज्यादा बर्बाद खर्चा हो रहा होगा है जब ये क्योंकि दल आप बदल देखिए करके कि जो लोग आए हुए हैं, इन्होंने भी तो टिकट की मंशा के साथ ही आपकी पार्टी ज्वाइन की और आप लोगों ने टिकट भी दिया। पारुल साहू और तमाम वो नेता जो कई बीएसपी से आए हैं, प्रेमचंद गुप्ता जी जो पारुल साहू क्या विधायक थी? हाँ। पारुल साहू के आने से क्या चलती हुई सरकार गिरी? क्या ग्वालियर में यदि सिकरवार जी आए हैं, वो कोई जनप्रतिनिधि थे, विधानसभा के सदस्य थे, क्या उनके जाने से कोई सरकार गिरी? ठीक है। बिकाऊओं में टिकाऊओं में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे यहाँ जो लोग आए उनके आने से कोई सरकार नहीं गिरी है, वो उनके जाने से जनता का भरोसा नहीं टूटा है, उनको कोई वोट नहीं मिला था, वो कोई विधायक नहीं थे, उन्होंने अपनी जनता के प्रति मतदाताओं से कोई गद्दारी नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है तावरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद अब दिन आया है मतदान का, जब मतदान चल रहा है। आपने भी अभी तक मतदान नहीं किया है तो जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं आप वहां से जुड़े हुए हैं, जाइए, क्षेत्रों में आपके पोलिंग बूथ्स लगे होंगे, मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। ये पता है हमें कि कोरोना है तो गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो मताधिकार आपका महत्वपूर्ण है, उसे आप उस अधिकार को आप लीजिए, निभाइए, उसे पूरा कीजिए और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति दीजिए ताकि आप अपनी पसंद का विधायक चुन सकें और आने वाले दिनों में भी उनसे जवाब ले सकें कि आपके साथ अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में आप बात कर सकें। लेकिन इसी बीच हमारी हर सीट पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और वो हर अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। और ये भी हमने आपको खबर दी कि जबलपुर में किस तरह से विवेक तनखा साहब ने अब कार्रवाई की बात कही है कि उन्होंने शिकायत की वीडी शर्मा जी की कि 48 घंटे पहले उन्होंने वोट की अपील की थी लोगों से। तो तमाम खबरें, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।